गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज बाखोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन एक श्रृंखला चल रहे हैं और इसका नाम है अधिकार, यूं कर लीजिए अधिकारों का वर्गीकरण। आज अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में बात की थी अपने अधिकारों के सिद्धांतों की। मूल रूप से अधिकार के संबंध में जो सिद्धांत प्रचलित थे अपने उनके बारे में चर्चा की थी, और आज अधिकारों के जो प्रकार हैं कि कौन कौन से अधिकार प्राय नागरिकों को प्राप्त होते हैं उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। एक सभ्य समाज और एक संप्रभु राज्य अपने नागरिकों को उनकी आत्मोन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और इसी के लिए विभिन्न समयों में भी, प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक, सभी राज्यों के द्वारा अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। हम जिन अधिकारों को संविधान में स्थान देते हैं उनको हम संवैधानिक अधिकार के रूप में जानते हैं, और जिन अधिकारों को कानून के द्वारा प्रदान किया जाता है उनको विधिक अधिकार कहा जाता है। चाहे अधिकार संवैधानिक हो चाहे विधिक, दोनों ही कानूनी रूप में मान्य होते हैं और उनके पीछे राज्य की शक्ति होती है, और प्रत्येक नागरिक को राज्य के द्वारा ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। आज इन्हीं अधिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं अधिकारों का वर्गीकरण। पहला है नागरिक अधिकार। प्राय दो प्रकार के अधिकार होते हैं, एक को नागरिक अधिकार कहा जाता है, एक को राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। और नागरिक अधिकारों के बारे में और राजनीतिक अधिकारों के बारे में एक बड़ा अंतर है, एक मोटा अंतर है। ये मोटा अंतर क्या है? देखिए, नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वे राज्य के नागरिक हो या ना हो, प्रदान किए जाते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति के उच्च सामाजिक जीवन को संभव बनाना है। इनका संबंध व्यक्तियों के जान माल की रक्षा आदि करने से, यानी कि हम यूं कहते हैं दूसरे शब्दों में कि नागरिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। ये एक इसका मेन फीचर है, यूं मान लीजिए मुख्य विशेषता है कि नागरिक अधिकार किनको दिए जाएंगे? राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो उस राज्य का नागरिक हो या ना हो, भले ही दूसरे राज्य का नागरिक भी अगर किसी समय किसी अन्य राज्य में रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि भारत में कोई व्यक्ति मान लीजिए कि न्यूजीलैंड का है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का है, मान लीजिए कनाडा का है, मान लीजिए अमेरिका का है या किसी भी देश का है, अगर वो किसी कारण से भारत में आया हुआ है, मान लीजिए वो घूमने आया है, मान लीजिए वो पढ़ने के लिए आया है, मान लीजिए वो व्यापार करने के लिए आया है, किसी भी उद्देश्य से आया होगा, उस समय उसके ऊपर नागरिक अधिकार लागू होते हैं। यानी कि विदेशियों को भी नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने उच्च सामाजिक जीवन को जी सके। इसलिए सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को नागरिक अधिकार प्रदान किया जाता है। नागरिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आता है जीवन का अधिकार। हम इसे सबसे प्रमुख अधिकार के रूप में जानते हैं। भारत का जो संविधान है और भारत के संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो इस जीवन के अधिकार का व्याख्या करता है और बतलाता है कि नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। ये सभी के लिए आवश्यक होता है। सभी मनुष्यों को जीवन का अधिकार ये मौलिक और आधारभूत है, क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव है। इसका अर्थ है व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन का उपभोग कर सके। ये एक आप महत्वपूर्ण बात समझ लीजिएगा कि ये जो अधिकार है नागरिक अधिकारों में जीवन के अधिकार के रूप में, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक और आधारभूत माना जाता है। क्योंकि ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी अन्य अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति को जीवन जीने का ही अधिकार नहीं है तो बाकी अधिकार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। इसलिए सर्वाधिक प्रमुख और सबसे पहला अधिकार अगर आता है तो वो है जीवन का अधिकार, और जीवन के अधिकार के बिना बाकी अधिकार निरर्थक है। राज्य का एक कर्तव्य है कि व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। व्यक्ति को स्वयं भी अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन का अंत करने का प्रयास करता तो व्यक्ति आत्मरक्षा हेतु उसके जीवन को समाप्त भी
कर सकता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का अधिकार है, अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, और राज्य का भी यह दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन। और इसमें यह बात भी समाहित है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की व्याख्या कर चुका है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए यानी कि आत्मरक्षा के लिए अगर किसी की हत्या करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, ये हमारा संविधान भी कहता है। इसके पीछे कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अगर आवश्यकता हो ऐसी आत्मरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि व्यक्ति हत्या कर सकता है, लेकिन अगर उसके जीवन पर संकट आ जाए तो ऐसा कर सकता है। ये जीवन के अधिकार में शामिल किया जाता है। दूसरा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका तात्पर्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का बराबर सम्मान किया जाए तथा उसे उन्नति करने के समान अवसर दिया जाए। यानी कि किसी भी आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता के अधिकार का शाब्दिक अर्थ यही है कि किसी भी आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको समस्त सुविधाएं जो राज्य अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाता है, समस्त सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के आधार पर सभी नागरिकों को समान रूप से मिले, सारे के सारे अवसर समान रूप से मिले, कानून के सामने सभी की समानता जाहिर हो और कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, ऐसा समानता का अधिकार कहता है। समानता के अधिकार में भी और भी चीजें, जैसे पहला है राजनीतिक समानता का अधिकार। इसका अर्थ शासन संबंधी कार्यों में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के योग्यता अनुसार सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होने से। यानी कि राजनीतिक समानता का मतलब है कि राजनीतिक अधिकार भी राज्य के द्वारा बिना किसी भेदभाव के आधार पर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक अधिकारों में आता है जैसे कि मत देने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। ये जो चार चीजें हैं राजनीतिक अधिकारों में, ये चारों चीजें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के आधार पर राज्य के द्वारा उपलब्ध होनी चाहिए। यदि राज्य सभी नागरिकों को ये समस्त चीजें बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाता है तो उसका मतलब राज्य में नागरिकों को राजनीतिक समानता का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है आर्थिक समानता का अधिकार। इससे तात्पर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम इतने साधन अवश्य होने से जिससे वो भोजन, निवास और वस्त्र की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। एक बात समझिएगा कि हम 3 प्राथमिक आवश्यकताएं मानते हैं मनुष्य की: रोटी, कपड़ा और मकान। राज्य के द्वारा प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो। न्यूनतम आवश्यकताएं यानी प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, निवास और वस्त्र, ये सब कुछ प्राप्त हो सके। राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अगर राज्य सभी नागरिकों को ये सब चीजें उपलब्ध करवाता है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि उस राज्य में नागरिकों को आर्थिक समानता का अधिकार प्राप्त है, और आर्थिक समानता के बिना बाकी सारी चीजें निरर्थक मानी जाती है। सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक क्षेत्र में समानता का अर्थ होता है समाज में किसी एक वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निर्धारित किया जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि समाज में व्यक्ति का स्थान व्यक्ति के रूप में होना चाहिए। समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भी है उसका स्थान एक ये नहीं हो कि ये फला धर्म का है, ये फला जाति का है, ये स्त्री है या ये पुरुष है या ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को समाज में व्यक्ति के रूप में जाना जाए, न कि धर्म के आधार पर, न कि जाति के आधार पर, न कि लिंग के आधार पर। अगर ऐसा होता है तो इसे कहा जाएगा सामाजिक समानता, यानी कि समाज में उसका स्थान एक व्यक्ति विशेष के रूप में। और दूसरी बात, समाज में किसी वर्ग विशेष को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। किसी वर्ग विशेष को कि फला वर्ग को फला विशेष अधिकार है, ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समानता के आधार पर निर्धारित नहीं है। एक वर्ग को विशेष अधिकार है और एक वर्ग को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो समानता का अधिकार नहीं माना जाएगा, यानी कि सभी व्यक्तियों को सभी स्तरों पर समान होना चाहिए। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये
एक महत्वपूर्ण अधिकारों की श्रेणी में आता है। लास्की भी कहता है कि इस अधिकार का तात्पर्य है कि बिना किसी बाह्य बंधन के व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, बिना किसी बाह्य बंधन के, यानी कि कोई उसके ऊपर ऊपरी बंधन नहीं होना चाहिए और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके, स्वतंत्र रूप से रह सके, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके, सब कुछ बिना किसी बाधा के कर सके। अपनी शक्तियों तथा क्षमता की वृद्धि के लिए मनुष्य को कई प्रकार की अथवा अन्य क्षेत्रों में सदैव कार्य करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए अगर उसको अवसर प्राप्त नहीं होंगे तो वो अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो होती है स्वतंत्रता की, यानी कि उसको सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये जो अधिकार होते हैं वो असीमित नहीं होते, इनको राज्य के द्वारा सीमित किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो इस अधिकार का प्रयोग करते समय दूसरे के अधिकारों का हनन कर लेगा, या राज्य को या समाज को या व्यक्तित्व को या जो सिस्टम बना हुआ है उसको नुकसान पहुंचाए। ऐसा अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं होता। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सभी को प्राप्त होते हैं। और स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत मतलब अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में उसे निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आशय शारीरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी को किसी अन्य व्यक्ति पर आघात करने, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति का उपभोग करने तथा किसी के रहने एवं आने जाने पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को न दास बनाया जा सकता है और न अपराध प्रमाणित किए बिना उसे बंदी बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल की जाती है। जैसे किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति पर आघात यानी कि उसको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, और किसी को भी कहीं पर भी अपने राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। और इस परिस्थिति में यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जब बात आती है तो किसी व्यक्ति को न तो दास बनाया जा सकता है और न बिना अपराध के प्रमाणित किए उसे बंदी बनाया जा सकता है। जैसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही, अगर उसे गलत रूप में बंदी बनाया गया है ये अधिकार कानून नहीं देता, इसलिए व्यक्ति को बंदी भी नहीं बनाया जा सकता। और दास जहां की बात होती है तो दास तो एक गुलाम होता है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के अधीन गुलाम रखने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ये सारी चीजें आती है। अगला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसे बोलकर या लिखकर विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता या सुविधा होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये अधिकार भी असीमित नहीं है। राज्य अपने राज्य हित में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, वो बोलकर कर सकता है, वो लिखकर कर सकता है। ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो इसी के अधीन आती है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन। तो ऐसी स्थिति में हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से अगर हम किसी भी प्रकार से राज्य का अहित करते हैं, अन्य व्यक्तियों का अहित करते हैं, कानून का अहित करते हैं, ये बात स्वीकार्य नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये जो स्वतंत्रता है ये पूर्ण रूप से असीमित नहीं है। अगली है आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से कहीं पर भी आवागमन कर सकता है। उसे किसी भी परिस्थिति में विभिन्न इलाकों में आवागमन हेतु बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी मैं अभी एक बात कही मैंने कि राज्य हित में ये जो स्वतंत्रताएं हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि किसी के आने या जाने से कहीं पर माहौल बिगड़ सकता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति पलट सकती है या खतरा उत्पन्न हो सकता है, या राज्य के कानून पर राज्य के संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में किसी के आवागमन पर आने जाने पर रोक भी लगाई जा सकती है। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता भी है कि राज्य अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों को जिनके आने या जाने से खतरा उत्पन्न हो सकता है
कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, उन पर प्रतिबंध भी लगाता है। तो आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो प्रत्येक नागरिक को मिलती है, उसके पास होती भी है, अधिकारों की श्रेणी में आता है, लेकिन ये असीमित अधिकार नहीं है। संगठन बनाने का अधिकार, संगठन एक हम ये कहते हैं कि व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, अपनी आवाज को एक मुकाम देने के लिए संगठन एक अपरिहार्य वस्तु है। समुदाय और संगठन के बिना विकास का जो क्रम है वो क्रम जारी नहीं रह सकता। तो इसलिए समुदाय तथा संगठन जीवन के विकास तथा उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इसलिए यह स्वीकार किया जाता है कि नागरिकों को स्वतःपूर्वक इस प्रकार के समुदायों का निर्माण का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक ऐसे समुदाय, ऐसे संगठन का निर्माण कर सकता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। हमने देखा है प्रत्येक राजनीतिक परिवेश में कुछ प्रकार के संगठन होते हैं, जैसे छात्रों के भी संगठन होते हैं, कर्मचारियों के भी संगठन होते हैं, व्यापारियों के भी संगठन होते हैं, किसानों के भी संगठन होते हैं। ये सारे के सारे संगठन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि संगठन के माध्यम से आवाज को मजबूत बनाया जा सके, अपने हक की लड़ाई लड़ी जा सके, अपने अधिकारों की बात की जा सके, अपने मांगे सरकार के सामने रखी जा सके और उनका उपयोग करके अपना विकास किया जा सके। इसलिए इस प्रकार के संगठन बनाने का अधिकार प्राय सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों को प्राप्त होता है। इस अधिकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार राजनीतिक संगठनों का होता है, क्योंकि प्रजातंत्र के कुशल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण आवश्यक है। अगर हम ये देखें कि सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है तो वह राजनीतिक संगठन, जिसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक राज्य में, चूंकि आजकल लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, जिसको हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। और उस प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में चूंकि हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो प्रतिनिधियों को चुनने का सर्वोत्तम जो तरीका है वह राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों के माध्यम से ही हम अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपने हित के अनुरूप, अपने विचारों के अनुरूप राजनीतिक दलों के निर्माण का अधिकार होता है, और ये जो अधिकार है संगठन बनाने के अधिकार में शामिल होता है, और प्रत्येक राज्य ये अपने नागरिकों को प्रदान करता है। अगला है शिक्षा तथा संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम स्तर पर शिक्षा प्राप्त हो सके, न्यूनतम जो शिक्षा है वो उसको मिल सके, इसके लिए शिक्षा और संस्कृति की अधिकार की आवश्यकता होती है। और भारत में हमारा जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट करके 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक बालक बालिका को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ में कर्तव्यों में भी ये बात जोड़ी गई है कि प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के, उनको पास की स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए भेजे। तो शिक्षा के बिना कोई भी सभ्य समाज विकास नहीं कर सकता, इसके लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ इसमें संस्कृति का अधिकार भी शामिल है, यानी कि अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का, बचाने का, सुरक्षित रखने का अधिकार भी प्रत्येक समाज को प्राप्त है। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं, प्रत्येक समुदाय की अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अपनी अलग संस्कृति होती है, उस संस्कृति को रक्षित करने का अधिकार भी उसको प्राप्त है। इसलिए शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के साथ उनकी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ताकि उनके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अंतःकरण या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धर्म का मामला पूरा का पूरा निजी मामला माना गया है। राज्य को प्राय हमने देखा है कि जैसे कि राज्य के बारे में हम जो अवधारणा पढ़ते हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ऐसी स्थिति में धर्म जो है वो पूरा का पूरा व्यक्तिगत मामला है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म के अनुसार आचरण करता है, वो किस धर्म को अपनाता है, किस पूजा पाठ पद्धति को अपनाता है, कौन से धार्मिक अनुष्ठान करता है, वो सब कुछ उसका व्यक्तिगत मामला है। राज्य को इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, और दूसरी बात, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म को पूरे के पूरे अपने नागरिकों पर छोड़ देता है कि नागरिक धर्म के अनुसार आचरण करे। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को अंतःकरण या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार आचरण कर सके। अगला है संपत्ति का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति
अपने वैध तरीकों से, यानी कि जो जायज़ है, जो कानून सम्मत है, जिसको कानून इजाज़त प्रदान करता है, वैध सम्मत तरीकों से संपत्ति का अर्जन यानी कि संपत्ति प्राप्त कर सकता है, संपत्ति कमा सकता है वैध तरीकों से, और उसका अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग कर सकता है। यानी कि वो जो संपत्ति कमाता है, जैसे कि उसने मेहनत के माध्यम से, मजदूरी के माध्यम से, या अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो वेतन के माध्यम से जो कुछ भी उसने अर्जित किया है वैधानिक तरीकों से, वो उनका उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है। संपत्ति के अधिकार का सबसे बड़ा प्रतिपादक जो है वो जॉन लॉक हुआ है, और जॉन लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में ये बतलाया कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार में ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिश्रम से जो कुछ प्राप्त करता है वो उसकी संपत्ति है, और वो उस संपत्ति को स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करने का अधिकारी है। राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये लोक के विचार है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है, और प्रत्येक व्यक्ति वैधानिक तरीके से, वैध तरीके से संपत्ति का अर्जन कर सकता है। अगला है परिवार का अधिकार। यह प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला है कि वो अपना परिवार बनाने का अधिकार रखता है। इसका मतलब है कि वो विवाह कर सकता है, वो अपने परिवार बना सकता है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है। ये उसका व्यक्तिगत मामला माना गया, और ये अपेक्षा भी की जाती है कि राज्य या अन्य कोई व्यक्ति या अन्य कोई समुदाय व्यक्ति के पारिवारिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार का पालन पोषण करने का, परिवार बनाने का अधिकार है। अगला है रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा है, क्योंकि जीवन जीने के लिए रोजगार चाहिए। जीवन वो तभी सही तरीके से जी पाएगा, जीवन के अधिकार का तभी सही तरीके से उपभोग कर पाएगा जब उसके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन होगा। प्रत्येक व्यक्ति के काम करना तथा जीविका कमाना आवश्यक होता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा अनुसार रोजगार कर सकता है, यानी कि जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसके लिए वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी किसी भी तरीके का रोजगार कर सकता है। याद रखिएगा, रोजगार अवैधानिक नहीं होना चाहिए। वैधानिक तरीके से जो भी नियमानुसार है वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है, काम कर सकता है, और जो भी उसको नियमानुसार पारिश्रमिक उसके बदले मिलना चाहिए वो उसको मिलना ही चाहिए। ये है दूसरा अधिकार जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक अधिकार। अब मैंने आपको शुरू में एक बात की थी कि जो दो अधिकार है, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है, चाहे वो राज्य का नागरिक है या नहीं। अगर वो दूसरे देश का नागरिक भी है तब भी उसको नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन राजनीतिक अधिकार सिर्फ उस राज्य के नागरिक को ही प्राप्त होते हैं, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। इसलिए नागरिक अधिकार केवल उसी राज्य के राजनीतिक अधिकार केवल उसी राज्य के नागरिक को प्राप्त होंगे, ये बात याद रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भागीदारी करने का अधिकार है कि वो अपने राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, जो शासन प्रणाली है, उसमें अपना किसी न किसी प्रकार का जो भी उसका कर्तव्य है, अपना भाग, अपना हिस्सा, अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर दे। और इसके लिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, ताकि ये अधिकार प्रयोग करके व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता का प्रदर्शन कर सके। ये याद रखिएगा कि ये अधिकार विदेशियों को, पागल व्यक्तियों को, या जिनको दिवालिया घोषित किया गया है उन व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। विदेशियों को, पागल घोषित और दिवालिया घोषित व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। कौन कौन से राजनीतिक अधिकार? पहला है मत देने का अधिकार। पहला है मत देने का अधिकार। ये अधिकार लोकतंत्र की देन है। आजकल प्राय सभी देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र प्रणाली विद्यमान है। इसके अंतर्गत नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनकर व्यवस्थापिका में भेजते हैं। मत देने का अधिकार एक सबसे पहला और प्रमुख राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि जब व्यक्ति को मत देने का अधिकार ही नहीं होगा तो अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनेगा। अपने भी बात की थी कि वर्तमान में जो विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मौजूद है, उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली विद्यमान है। और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में
मत देने के बिना हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती है, जैसे कि भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। अमेरिका में जो विभिन्न प्रकार के स्टेट्स हैं, सेंटर में और स्टेट लेवल में, उनमें अलग अलग नियम है। किसी राज्य में 18 वर्ष की आयु को वयस्क माना जाता है, किसी में 19 वर्ष के, किसी में 20 वर्ष के, किसी में 21 वर्ष के। ये प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से निर्धारित करता है, लेकिन प्रत्येक राज्य जो भी कानून बनाता है उसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को नियमानुसार मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। दूसरा है निर्वाचित होने का अधिकार। मताधिकार के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार निर्वाचित होने का है। जब तक नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा तब तक वे शासन कार्य में भाग नहीं ले सकते। यानी कि हम केवल मत देने के लिए अधिकारी नहीं है, बल्कि हम स्वयं भी निर्वाचित होने के भी अधिकारी हैं। हम जैसे कि विधानसभाएं होती वहां विधायक बन सकते हैं, जहां संसद होती वहां सांसद बन सकते हैं, अगर हम कानून समस्त योग्यताएं पूरी करते हैं। जैसे कि प्रत्येक राज्य कानून का निर्धारण करता है कि विधायक बनने के लिए या सांसद बनने के लिए ये योग्यताएं होगी, उसकी आयु इतनी होनी चाहिए, या उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, या वह उस राज्य का नागरिक होना चाहिए, या उसकी शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर नेशनल लेवल पर हमने शैक्षणिक योग्यता का भी निर्धारण कर रखा है। तो जो भी कुछ योग्यताएं हैं वो प्रत्येक राज्य योग्यताएं तय करता है और उसके आधार से वो चुनाव लड़कर निर्वाचित होने का अधिकार भी रखता है। पंचायतें, नगर पालिकाएं, निगम, जिला परिषदें, विधानसभाएं व संसद आदि संस्थाओं के सदस्य नागरिक तभी हो सकते हैं जब उन्हें निर्वाचित होने का अधिकार मिल जाता है। जितनी भी प्रकार की प्रतिनिधिक संस्थाएं हैं हम उनमें तभी तो सदस्य बन पाएंगे जब हमें उनमें निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिक को निर्वाचित होने का अधिकार भी प्रदान करता है। अगला है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी पद पाने की सुविधा मिलनी चाहिए। किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के आधार पर सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी पद यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, जो भी उसकी योग्यताएं होती है, कोई भी सरकारी पद प्राप्त कर सकता है किसी भी रूप में, जैसे कि जाति है, धर्म है या लिंग है। इनके आधार पर नागरिकों और नागरिकों के बीच में सार्वजनिक पद प्राप्त करने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति योग्य है और वो एक योग्यता के चरण से गुजरता है तो प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। अगला है प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। ये राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ है कि नागरिकों को यदि किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट है तो वे प्रार्थना पत्र द्वारा राज्य का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। राज्य के अधिकारियों कर्तव्य है कि वो प्रार्थना पत्रों को ध्यानपूर्वक देखकर कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करें। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अगर राज्य से उसे किसी प्रकार की असुविधाएं हो रही है तो राज्य को उसके संबंध में प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है। राज्य का जो प्रशासनिक संगठन है, राज्य के जो सरकारी अधिकारी है, वो नागरिकों के द्वारा दी गई प्रार्थना के ऊपर विचार करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का कार्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकारों में ये भी चीज शामिल होती है कि वो प्रार्थना पत्र देकर अपनी असुविधाओं को दूर करवा सकता है। तो ये है अधिकारों के प्रकार। दो प्रकार के अधिकार है, एक नागरिक अधिकार और एक राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकारों में हमने देखा कि कई प्रकार के, जैसे जीवन का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म के आचरण का अधिकार है, या फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, परिवार का अधिकार है, रोजगार का अधिकार, कई प्रकार के अधिकार है। ये नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं और ये सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के आधार पर प्राप्त होते हैं। और दूसरा अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार। ये प्रत्येक व्यक्ति की राज्य में सहभागिता तय करने का एक तरीका है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका उसमें निभा सके, और ये केवल उस देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो ये है अधिकार। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।